तो नमस्कार दोस्तों, परमाज केसन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है सीटेट 2025 में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्लास सीडीपी के पीवाईक्यू पर आधारित होने वाले हैं। आज की क्लास से आप लोगों को क्या करना है कि बस आपके 90 नंबर आ जाएं, आप एग्जाम में पास हो जाएं। इसके लिए हम क्या करेंगे, आज के सभी प्रश्नों को टैग वर्ड पर आधारित होंगे, जिसको हम क्या करेंगे टैग वर्ड के आधार पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा और सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि 20 प्रश्न में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए टैग वर्ड पर आधारित हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो केवल शब्द जहां पर भी आए काट दीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को रटने के लिए प्रेरित करना। देखिए रटने यानी दोहराने के लिए बात कर रहा है, ये भी ऑप्शन आपका क्या गलत होगा। तीसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे तर्क शक्ति और समस्या समाधान को बढ़ावा। देखिए तर्क शक्ति का मतलब होता है मानसिक शक्तियों को बढ़ाना और समस्या समाधान के मतलब होता है खोजकर्ता। यानी यहाँ पे राइट आंसर जो आपका जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का यहाँ पे तीसरा आया है एकदम सही होगा। देखिए केवल शब्द यहाँ पे चौथे में भी दिया है, ये भी ऑप्शन का गलत है। राइट आंसर आपका तीसरे के साथ जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं और किसने क्या कहा है इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। तो इसका आंसर जो था आपका तीसरा सही था। और यहाँ पे देखिए शिक्षाविद जो थे इसके मनोवैज्ञानिक जो है इन्होंने क्या कहा है इस प्रश्न के लिए, कहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चे अपनी संज्ञानात्मक क्षमता को जो है धीरे धीरे विकसित करते हैं और शिक्षक को उन्हें सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक शिक्षक हैं आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों को केवल जानकारी देने के लिए बजाय तर्क शक्ति विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करने के लिए भी क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ये किसने कहा है, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने कहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न तो और भी बेहतर है। यहाँ पे कह रहा है कि स्कैम फोल्डिंग, याद रखिएगा स्कैम फोल्डिंग का क्या अर्थ होता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देने के लिए करना चाहिए। नहीं, स्कैम फोल्डिंग का मतलब होता है उसके चरणबद्ध समस्याओं को प्रदान करना, यानी क्या सीखा है उसके बारे में जानना। यहाँ पे कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में चरणबद्ध यानी एक क्रम में सीखने की सहायता प्रदान करना, यानी क्या बालक सीखा और क्या कमी है। राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे तीसरा कह रहा है केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले, केवल शब्द दिया है तो काट दीजिए। और उच्च प्रदर्शन की बात किया है तो उच्च प्रदर्शन जो होता है उच्च कक्षाओं के लिए होता है। तो राइट आंसर आपका जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। तीसरा चौथा कह रहा है कि केवल कक्षाओं में व्याख्या देने के लिए नहीं कर रहा है, ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। देखिए आपकी यहाँ पे जो व्याख्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं और किस मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में क्या कहा है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे जो शिक्षाविद है उनका मत क्या है। वाइगोस्की ने कहा है कि शिक्षकों को बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहिए और फिर धीरे धीरे सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या करें, सीख सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर शिक्षक की बात किया जाए तो शिक्षक को क्या कार्य होता है, शिक्षक का क्या कार्य होता है, तो शिक्षक को बच्चों को सिखाने के लिए क्या करना चाहिए, सहारा देना चाहिए। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है सहारा, यानी जो सीखा है उसके आधार पर देना, एकत्रित करना, क्या अभी सीखा है, धीरे धीरे उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो ये किसने कहा है, वाइगोस्की ने कहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न तो और भी बेहतर है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी क्रिएटिविटी यानी सीखने की प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला कह रहा है बच्चों को केवल यहाँ पे कह रहा है पाठ्यक्रम तक सीमित रखना। हम लोग टैग वर्ड के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो केवल शब्द आया है, इसे काट दीजिएगा। दूसरा कह रहा है बच्चों को खुले विचारों और प्रयोगों करने के लिए प्रेरित। देखिए खुले विचार यानी मुक्त अंत वाले प्रश्न की बात कर रहा है और प्रेरित करने के लिए कहा है कि ताकि अधिक जिज्ञासा लें। तो यह ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि केवल उच्च अंक प्रदान करने के लिए केवल शब्द दिया है तो काट दीजिएगा। रचनात्मकता को अनावश्यक नहीं आवश्यक मानना चाहिए। यही ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोगों का आया एकदम करेक्ट होगा। अगर आज की क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुप में। देखिए इसके बारे में क्या कहा है मनोवैज्ञानिकों ने, इसके बारे में बताया है कि जॉन ड्यूई ने कहा है कि यहाँ पे अनुभवात्मक यानी जो बालक पहले सीखा है शिक्षा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो लर्निंग है उसको बच्चों के रचनात्मक को बढ़ाता है। जो रचनात्मक है मतलब जो नई नई चीज़ों को करते हैं बालक, उसको बढ़ावा देती है। तो यहाँ पे देखिए एक शिक्षक के रूप में आपका कार्य क्या होगा, शिक्षक के रूप में आपको शिक्षक को बच्चों को कला, संगीत, लेखन, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लेने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित, यानी क्या करना चाहिए उनको यहाँ पे आदान प्रदान करने के लिए, आमोद प्रमोद करने के लिए, आपस में क्या करना चाहिए, वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि बालक सीख सके। ये किसका मत है, यहाँ पे जॉन ड्यूई का मत है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही बेहतर है।
चौथा प्रश्न करा समावेशी शिक्षा, यहाँ पे करा कि इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका, यहाँ पे करा कि मुख्य भूमिका या फिर क्या भूमिका होनी चाहिए। तो पहला करा कि केवल होशियारी बच्चों को ध्यान देना। देखिए होशियार केवल जो बच्चे हैं उन पर ध्यान नहीं, सभी बच्चों को समान रूप से आप शिक्षा देंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की उपेक्षा करेंगे। देखिए उपेक्षा करने की बात कराए, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए, उपेक्षा नहीं करेंगे आप किसी भी बालक से, ठीक है। ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। कह रहा है सभी बच्चों को समान अवसर, देखिए सभी बच्चों को जो है और समान अवसर देने की बात कर रहा है, सहायता देने की बात कर रहा है। राइट आंसर आपका जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा आया एकदम सही होगा। चौथा कह रहा है कि केवल मेधावी, यानी जो भी पढ़ने में सही है उन बच्चों को सिखाने की बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत होगा। अगर हमारे द्वारा बताई गई ये टैग वर्ड के आधार पर अगर प्रश्न आप लोग सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी तो एक बार सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आइए इसके बारे में जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहा है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मारिया मोंटेसरी ने कहा है कि प्रत्येक बच्चा जो होता है, याद रखिएगा, अपनी गति से सीखता है, यानी हर एक बालक अपने अनुसार सीखता है, जितनी उसकी सीखने की योग्यता होती है, जितनी उसकी सीखने की क्या होती है, क्षमता होती है। इसलिए शिक्षक को हर बच्चे की अनूठी आवश्यकता को समझना चाहिए, यानी बालक किस प्रकार से सीखता है, किस प्रकार से सीखना चाह रहा है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके बारे में जानना। अगर आप शिक्षक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कह रहा है शिक्षक की भूमिका, शिक्षक को विविध आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायता शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करनी चाहिए, यानी अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करके सिखाना चाहिए ताकि बालक क्या है उसमें रुचि ले सके। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका पांचवा है। पांचवा देखिए क्या करा, अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, करा है कि ऑपरेंट, यहाँ पे करा है कि कंडीशनिंग जो आपका सिद्धांत है, अनुबंधन सिद्धांत, उसे किसने दिया है। तो जॉन डेवी ने दिया है, V.F. स्किनर ने दिया है, पियाजे ने दिया है, या फिर वाइगोस्की ने दिया है। तो पांचवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे V.F. स्किनर के द्वारा जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आया है बी एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे इसके बारे में क्या कहा है मनोवैज्ञानिकों ने, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्किनर का मानना था कि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन जो होता है, यहाँ पे बच्चों के व्यवहार में सुधार किया जा सकता है, यानी जो बालक में सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन है उसमें क्या है, बच्चों के व्यवहार में सुधारा जा सकता है। अगर कोई बालक सही से सीख नहीं सकता तो उसे प्रेरित करके सिखाया जा सकता है। अगर आप एक शिक्षक है तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए अगर आप एक शिक्षक है तो शिक्षक को सकारात्मक पुनर्बलन जैसे प्रशंसा, इनाम, नकारात्मक पुनर्बलन और गतिविधियों के सीखने के या गलतियों को सीखने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए ताकि बालक अच्छे से सीख सके। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है। तो पहला हमारा कह रहा है कि दंड देना, दूसरा कह रहा है कठोर नियम बनाना, तीसरा कह रहा है कि सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण तैयार करना, और चौथा कह रहा है छात्रों को भयभीत करना। देखिए सबसे पहले बात तो यह जान लीजिए, भयभीत नहीं कर सकते, भयभीत आपका निगेटिव वर्ड है, इसे काट दीजिए। कठोर नियम नहीं बना सकते, इसे काट दीजिए। दंड नहीं दे सकते, इसे काट दीजिए। तो बचा आपका कौन सा, तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जितने भी लोगों का आया है एकदम सही होगा, सहयोगात्मक शिक्षण, सभी को मिलजुल कर क्या करना चाहिए, एक सही शिक्षण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और एक मुक्त वातावरण बनाना चाहिए जहां बालक आसानी से सीख सके। इसके बारे में क्या मत है यहाँ पे शिक्षाविदों का, आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, ग्लासर जो है यानी चाइल्ड्स थ्योरी के अनुसार यहाँ पे करा कि अनुशासन तभी प्रभावी होता है जब बच्चों की जिम्मेदारी और स्वायत्ता दी जाती है। यानी बच्चों को अगर जिम्मेदारी, मान लीजिए आपकी कक्षा में क्या है, बालक जो है एक उदंड है, उसे आप मॉनिटर बना देते हैं, तो क्या करेगा, उस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेगा कि अगर मैं ही उदंडता कर रहा हूँ तो बालक और जो है वो भी उदंडता करेंगे उसे देख के, इसलिए वो अपने आप को सुधारेगा। एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, शिक्षक को छात्रों के यहाँ पे साथ संवाद स्थापित करना चाहिए और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण को प्रयोग करना चाहिए। मतलब क्या है कि बालकों को एक अच्छे सोच के लिए प्रेरित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां देखिए क्या कर रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड यहाँ पे कर रहा है कंटेंट एजुकेशन को सबसे बड़ा लाभ क्या है। पहला करा है यहाँ पे हमारा शिक्षक की मेहनत कम होती है, दूसरा करा है बच्चों के सीखने की गति को बढ़ावा मिलता है, तीसरा करा है कि सभी बच्चे एक ही तरह से सीखते हैं, और चौथा करा है कि केवल प्रतिभाशाली बच्चों को लाभ मिलता है। देखिए केवल शब्द जहाँ पर भी दिया है उसे काट दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे पहला शिक्षक की मेहनत कम, देखिए शिक्षक की मेहनत कम नहीं होती है, बच्चों के सीखने की गति को बढ़ावा मिलता है। तो राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसके जो शिक्षाविद हैं उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है शिक्षाविद राशो जो है फ्राबेल के अनुसार शिक्षा केंद्र जो होता है बच्चा होता है, जो शिक्षा का केंद्र होता है। मान लीजिए ये केंद्र है, इसके जो केंद्र में है उसमें कौन रहेगा, चाइल्ड रहेगा, उसके ऊपर जो होता है शिक्षक रहेगा, उसके ऊपर जो होता है उसका वातावरण होता है। तो राइट आंसर जो आपका था ऑप्शन नंबर बी था। लेकिन शिक्षक की भूमिका के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, शिक्षक को प्रत्येक बच्चे में रुचि और क्षमता का विकास करने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी बालक किस प्रकार से सीख सकता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे।
प्रोजेक्ट विधि। करा प्रोजेक्ट मेथड जो होता है कि जनक कौन है, पहला करा कि जॉन डीवी, थॉर्नडाइक, ब्रूनर, पावलोव। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर हम 8वें प्रश्न की बात करें तो इसका जो राइट आंसर जाएगा जॉन डीवी के अनुसार जाएगा, और इन्होंने ही प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे देखिए जॉन डीवी का मानना था सीखना तभी प्रभावी होता है जब बच्चे अनुभव पर आधारित होते हैं। लेकिन आपके एक शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं, तो शिक्षक की भूमिका के रूप में आपको क्या करना चाहिए? शिक्षक की भूमिका के रूप में आप शिक्षक को प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कुछ करने के लिए बालकों को प्रेरित करना चाहिए, जिससे बच्चों में व्यवहारिक क्या होता है, अनुभव प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 9वां प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पे करा कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया है? पहला करा कि पियाजे ने, दूसरा यहाँ पे वाइगोस्की ने, तीसरा बंडूरा ने, चौथा करा कि स्किनर ने। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे इसका आंसर, ठीक। और सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 10वां है। 10वां करा कि खेल आधारित शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? तो पहला करा क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन का साधन है। देखिए सिर्फ जहाँ पे दिया है, याद रखिएगा, सिर्फ का मतलब होता है केवल एक के लिए, ठीक। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसे सीखने में रोचक बनती है, एकदम राइट आंसर जाएगा। जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एकदम सही होगा, क्योंकि ये पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, पाठ्यक्रम से ही संबंधित होता है शिक्षण विधियाँ, क्योंकि इससे समय व्यर्थ होता है। समय व्यर्थ नहीं होता है, इससे बालक क्या होते हैं, रुचि लेते हैं। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। इसकी जो व्याख्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है, फ्रेडरिक फ्रावेल ने कहा था कि खेल बच्चों को सीखने में प्राकृतिक तरीका होता है, जिससे बालक क्या होता है, उसमें भाग लेता है और अच्छे तरीके से क्या करता है, सीखता है। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षक को खेलों और गतिविधियों का प्रयोग करके शिक्षण में रुचि बनाना चाहिए, ताकि बालक क्या है, अच्छी से प्रभावी ढंग से सीख सके। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का देखिए क्या करा है, बहुबुद्धि सिद्धांत। याद रखिएगा मल्टीपल यहाँ पे करा कि इंटेलिजेंस थ्योरी जो है के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो पहला करा है यहाँ पे तार्किक गणितीय बुद्धि, संज्ञात्मक बुद्धि, यहाँ पे रचनात्मक बुद्धि, और करा शारीरिक कायिक बुद्धि। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे करा बुद्धि, यानी करा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार कौन सी बुद्धि का प्रकार, यहाँ पे नहीं है, नहीं की बात क्या है? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे देखिए तार्किक भी होगा, संगीत भी होगा, शारीरिक और कार्य भी होगा, लेकिन रचनात्मक नहीं होगा। याद रखिएगा रचनात्मक जो होता है करके सीखा जाता है, ये बुद्धि नहीं होती है, ठीक है। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा। आइए इसकी व्याख्या भी उसको भी देख लेते हैं, ये किसने कहा है। देखिए ये जो है हावर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। इन्होंने बुद्धि को 8 प्रकार से बताया था, बुद्धि में उल्लेख किया था। लेकिन एक शिक्षक है, शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को विभिन्न क्षमताओं को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण पद्धतियों का अपनाना चाहिए, ताकि बालक क्या करे, सीख सके। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का करा कि यदि कोई बच्चा सीखने में कठिनाई महसूस करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला करा है उसे दंड देना। देखिए दंड शब्द जो है ये नेगेटिव वर्ड है, इतना याद रखिएगा। उसे कठिनाइयों को समझकर सहायता देनी चाहिए, उसके कठिनाई जो है उसे समझकर सहायता देनी चाहिए। उसे कक्षा से निकाल देना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। उसे रटने के लिए प्रेरित करना चाहिए, नहीं, याद रखिएगा। रटना, निकालना, दंड देना ये आपका नेगेटिव वर्ड है। पॉजिटिव आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर बी आया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले क्या कहा है मनोवैज्ञानिकों ने, उसे भी देख लेते हैं। कह रहा है कि ले वाइगोस्की के अनुसार शिक्षकों को निकटतम यहाँ पे विकास क्षेत्र यानी ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल लेवल डेवलपमेंट में सहायता करनी चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को शिक्षक को बच्चों की समस्याओं को समझकर, याद रखिएगा समझकर, उसे क्या करना चाहिए? उपयुक्त रणनीतियों के माध्यम से सिखाना चाहिए, यानी मदद देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उस पर आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न। अगर आज की क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, और PDF प्राप्त करने के लिए परमा एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को वहाँ पे PDF मिल जाएगी। सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? देखिए केवल शब्द दिया है तो काट दीजिएगा, केवल शब्द पाठ्य पुस्तक पर निर्भर तो काट दीजिएगा। अनुभवात्मक और सहगामी शिक्षण अपनाना चाहिए, एकदम राइट आंसर होगा आपका। याद रखिएगा 3रा नंबर आपका एकदम सही होगा। केवल रटने पे जोर देने के लिए ये भी गलत है। तो टैग वर्ड के माध्यम से भी हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो 90 नंबर तो आप लोग ऐसे ही ला सकते हैं टैग वर्ड के आधार पर। तो राइट आंसर आपका 3रा था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे शिक्षा विदों के मत के अनुसार क्या कहा गया है। जॉन डीवी के अनुसार बच्चों को सीखने के अनुभवों में संलग्न करना चाहिए, न केवल जानकारी देना चाहिए। जानकारी न देकर उसमें सिखाने के लिए भी अनुभवों को साझा करनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए, शिक्षकों को छात्रों को व्यवहार, अनुभव, समूह चर्चा, परियोजना के माध्यम से सीखने के अवसर देने चाहिए। याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका 14वां है। 14 का प्रश्न ये कह रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार निकटतम विकास क्षेत्र यानी ZPD
क्या दर्शाता है? तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि वह स्तर जो बच्चा बिना किसी सहायता से प्राप्त कर लेता है। देखिए बिना सहायता के तो प्राप्त नहीं करता है, सहायता तो करना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर ये आपका गलत होगा। कह रहा है कि वह स्तर जब बच्चा केवल सहायता से प्राप्त कर सकता है, एकदम राइट आंसर होगा। जब बालक यहाँ पे फंसता, मान लीजिए एक बालक है, कोई कार्य कर रहा है, करते करते यहाँ तक पहुँचता है, इसके बाद लास्ट वाला सीजन में पहुँचने के लिए उसे किसी चीज़ से अटक जाता है, तो उसे किसी के द्वारा क्या किया, बड़े को द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो इससे बालक क्या करता है, अगले पड़ाव तक पहुँच जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जितनी भी लोगों का आया ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके जो व्याख्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि वाइगोस्की का मानना था कि बच्चों के सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्कैनफोल्डिंग का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो सीखें उसके द्वारा, जैसे बालक साइकिल सीखा तो साइकिल के द्वारा उसे मोटरसाइकिल सिखाना चाहिए। और शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, शिक्षक को बच्चों में सीखने के लिए सहारा देना चाहिए, याद रखिएगा, धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न तो और भी बेहतर है। ये कह रहा है कौन सा कारक बालक के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक प्रभावित बनाता है। तो पहला कह रहा है केवल आनुवंशिकता। देखिए केवल शब्द दिया है तो काट दीजिएगा, केवल पर्यावरण ये भी काट दीजिएगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों। देखिए एकदम राइट आंसर होगा, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे, राइट आंसर जाएगा तीसरा, एकदम करेक्ट होगा। केवल शब्द दिया है तो काट दीजिए। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या कहा है मनोवैज्ञानिकों ने, आइए देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे पियाजे और जो यहाँ पे वाइगोस्की दोनों ने माना है कि जो विकास होता है आनुवंशिक और यहाँ पे पर्यावरणीय कारकों से समायोजित होता है, समायोजन होता है। और शिक्षक का जो भूमिका होती है क्या होती है, शिक्षक को भूमिका के लिए शिक्षक को बच्चों के व्यक्तिगत क्षमताओं और पारिवारिक क्षमताओं के परिवेश में ध्यान में रखकर शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। यानी उसके परिवेश में क्या है, जैसे मान लीजिए किसी पेड़ के बारे में बताना है तो बालक को क्या करना चाहिए, आते समय उससे पूछना चाहिए, रास्ते में आते समय आपने क्या देखा, तो बालक कहेगा बहुत से पेड़ देखे। तो उसी पेड़ में से आप किसी एक पेड़ के बारे में बताना चाहते हैं तो उसको बता सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोगों से निवेदन है। तो यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 16वां कर रहा है बच्चों में नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला करा है कि केवल यहाँ पे करा है अनुशासन। देखिए केवल शब्द दिया है तो काट दीजिएगा, नैतिक मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए और सही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। सही उदाहरण देने के लिए बालक का मार्गदर्शन होगा। राइट आंसर जो जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आया है एकदम करेक्ट होगा। बच्चों को दंड देना गलत है, नैतिक शिक्षा से उपेक्षा करना, उपेक्षा नहीं अपेक्षा होगी, उपेक्षा शब्द एक आपकी निगेटिव वर्ड है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम सही था। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे इसकी व्याख्या करा कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे नैतिक चरणबद्ध तरीके से सीखते हैं। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, शिक्षक को नैतिक कहानी, चर्चाओं और उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7वां है। 7वां प्रश्न देखिए क्या करा है, करा कि किसी कक्षा में यहाँ पे धीमे सीखने वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। तो पहला हमारा करा है कठोर अनुशासन करना। कठोर अनुशासन लागू करना गलत होगा। अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग करना। देखिए अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करने की बात कर रहा है, यानी जैसा बालक होगा उस शिक्षण विधियों का प्रयोग करने की बात कर रहा है, एकदम सही होगा। राइट आंसर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर 2 आया है एकदम सही होगा। केवल मेधावी उन्हें परीक्षा के पास होने के लिए रटने के लिए करना, ये सब नेगेटिव वर्ड है, लेकिन राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का आया एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सभी बच्चे अलग अलग बुद्धियों के सीखते हैं। कोई बालक धीरे सीखता है, कोई बालक तेजी से सीखता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके गतिविधियों में उपयोग करना चाहिए ताकि बालक आसानी से सीख सके। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे 18वां का क्या कर रहा है, सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग का क्या अर्थ होता है। तो पहला करा है केवल व्याख्यान सुनना। देखिए केवल शब्द दिया है काट दीजिए, व्याख्यान शब्द दिया है ये भी निगेटिव है। प्रश्न पूछना, चर्चा करना, समस्याओं को हल करना, एकदम राइट आंसर होगा आपका। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर 2 आया एकदम करेक्ट होगा। केवल नोट्स बनाना, केवल शब्द दिया है परीक्षा के लिए तैयारी करना, ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। राइट आंसर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर बी आया एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया कि जॉन डीवी ने कहा सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया होना चाहिए जिसके द्वारा बालक क्या करता है, बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा। अगर सक्रिय ही नहीं रहेगा तो सीखेगा ही नहीं। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, शिक्षक के बच्चों को गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट 19वां प्रश्न क्या है कि सामाजिक विकास में शिक्षक को क्या कौन सी भूमिका होनी चाहिए। करा कि बच्चों को केवल अकेले अध्ययन करने के लिए, देखिए केवल शब्द दिया है काट दीजिए। दूसरा करा समूह गतिविधियों में सहयोगी अधिगम को बढ़ावा देनी चाहिए, एकदम राइट आंसर होगा आपका सामूहिक गतिविधियाँ कि बच्चों को प्रतियोगी प्रेरित करने के लिए। देखिए प्रतियोगिता के लिए प्रेरित नहीं, केवल के लिए नहीं। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। देखिए यहाँ पे व्याख्यान क्या दिया गया है इन लोगों के माध्यम से। यहाँ पे शिक्षा विदों का जो मत है यानी ले वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल यहाँ पे करा कि इंटरेक्शन जिससे सीखने के विकास की आवश्यक होती है। जो उसका मानना है कि याद रखिएगा, इनका मानना है कि सभी बड़े के साथ बातचीत करने से अधिक प्रभावित करने से सीख सकते, यानी अपने से बड़ों से जो अधिक मोरल ज्ञान वाले हैं, नॉलेज वाले हैं, उनसे सीखना चाहिए। शिक्षकों की भूमिका क्या होनी चाहिए, शिक्षकों का सहयोगात्मक अधिगम,
होना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों में समूह चर्चा करने के लिए बढ़ावा देनी चाहिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला करा है कि उनकी गलतियों के लिए आलोचना करनी चाहिए। आलोचना तो कर नहीं सकते, उनकी उपलब्धियों के लिए सहारा देना। वो केवल मेधावी छात्रों के लिए प्रशंसा करना। बच्चों को प्रभावी तरीके से क्या करना चाहिए? अभावनात्मक उपेक्षा करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि आज आप लोगों ने 20 में से टैग वर्ड का प्रयोग करके कितने प्रश्न सही किए हैं। आप लोगों का टारगेट जो था 15 प्रश्नों का था, तो बता दीजिएगा कि आज आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और अगली क्लास ऐसे ही चलाई जाएगी या फिर वन लाइनर क्वेश्चन पे चलाई जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी। तो जाते जाते क्या करिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा और बस आप लोगों को क्या करना है, 90 नंबर प्राप्त करने के लिए जो क्लास में बताया गया है उसी का प्रयोग करके आप लोगों को सीखना। और ये क्लास आप लोग बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें टैग वर्ड के आधार पे शिक्षाविदों का मत दिया गया है और शिक्षक के कार्यों को भी बताया गया है, जिसकी आसान तरीके से आप समझ के उत्तर दे सकते हैं सीटेट में। क्योंकि जो सीटेट 2025 में होने वाली है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है TRE 4 में आपको मौका मिल जाए, तो TRE 4 के लिए ये आपको करना 90 के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।